नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जर्नल इंग्लिश। दोस्तों, इसमें हमने वर्ब स्टार्ट कर दी थी, तो आज हम वर्ब को एडवांस फॉर्म में और उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि वर्ब के भी कॉन्सेप्ट पे हमारी अच्छी कमांड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्ब हमारी दो तरह की थी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देन हमने हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांट दिया था, जिसमें एक मॉडल साथ थे एंड दूसरे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो मेन वर्ब है वो भी हमारी दो पार्ट्स में बटी हुई है। द फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये होती क्या है दोस्तों? फाइनाइट वर्ब हमारे सब्जेक्ट से लिमिटेड रहती है, यानी जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह से फाइनाइट वर्ब अपने आप को चेंज कर लेंगी। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो लिमिटेड नहीं है सब्जेक्ट को लेके, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है लिमिटेड। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा सेम रहेगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही स्टडीज। एक और लिखते हैं, दे स्टडी। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पे देखिए वह यानी एक है सब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब हमारी तब बनती है जब हम वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई। सेकंड सेंटेंस में दे यानी वे, यानी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब में एस और ईएस नहीं आता, तो इसलिए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही वांट्स टू स्टडी। एक और लिखते हैं, दे वांट टू स्टडी। दोस्तों, इसमें वांट्स तो एक फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, जैसे यहां पे ये फाइनाइट वर्ब थी, लेकिन जो ये टू स्टडी आया है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, टू स्टडी। इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, वांट्स एंड टू स्टडी। ठीक है, वांट्स एक फाइनाइट वर्ब है, टू स्टडी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? तो और यहाँ पे भी देखिए टू स्टडी सेम है, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी टू स्टडी आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी टू स्टडी आ रहा है। यानी फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी चेंज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही हमारी इनकी डेफिनेशंस हो गई। फाइनाइट वर्ब क्या कहती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो जिनका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वो उन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिमिटेड बाय दैट पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा मेरा नंबर होगा सब्जेक्ट है, अगर सिंगल है तो सिंगुलर है, प्लूरल तो प्लूरल बाय वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ड कभी चेंज नहीं, लिमिटेड नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई चीजें? चलिए, अब फाइनाइट वर्ब भी हमारी दो वर्ब्स में बटी हुई है। पहली है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड सेकंड है नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों दरअसल क्वेश्चन ज्यादातर यहां से बनता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब जब भी किसी वाक्य में क्रिया के बाद कर्म यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यानी किसी भी कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब।
और अगर सब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, चिड़िया उड़ती हैं। अब ये फ्लाई जो वर्ड आया है ये डूइंग वर्ड है, तो यानी ये वर्ब है ना, क्योंकि बर्ड्स क्या है, नाम है तो नाउन है, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये हो गई इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, ठीक है। अगेन ये फ्लाई वर्ब है, ठीक है, ये काइट्स। अब देखिए वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, तो ये फ्लाई यहां पे कैसे काम कर रही है, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दोस्तों ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कब वो ट्रांजिटिव वर्ब बताएं और कब इंट्रांजिटिव। तो दोस्तों इसका एक रूल है कि वो है ये, हमें क्वेश्चन आस्क करना है जो भी सेंटेंस होगा, हु देन वर्ब देन व्हाट। अगर हमें आंसर मिल रहा है इसका, और किसी किसी सेंटेंस में वूम भी, अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर मिल रहा है तो वहां आएगी ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हम अपना यही एग्जांपल लेते हैं, अब हमने बताया कि भाई अगर व्हाट वर्ब, ओके, व्हाट वर्ब एंड सॉरी, अब हमने बताया हु वर्ब व्हाट, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन लगा के देखना है सभी सेंटेंसेस में, अगर इनका आंसर मिला तो ट्रांजिटिव है, अगर इनका आंसर नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, यहां पे लगाइए हु वर्ब क्या है यहाँ पे फ्लाई, तो हम लिख देते हैं ऐसे हु फ्लाई व्हाट। हु कौन उड़ रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, आंसर मिल गया। कौन क्या उड़ रहा है, हु, यानी बर्ड्स फ्लाई व्हाट, क्या, मतलब चिड़िया आकाश उड़ रही है, क्या उड़ रही है, क्या 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 वेल आंसर नहीं आया, क्योंकि हु और व्हाट दोनों का ही आंसर आना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो हु फ्लाई व्हाट में हु का तो आंसर मिल गया, लेकिन व्हाट का आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो व्हाट का आंसर नहीं मिला तो ये वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट में लगाते हैं हु फ्लाई व्हाट, फ्लाई कौन कर रहा है, चिल्ड्रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काइट यानी पतंग कर रहे हैं, तो दोनों के आंसर मिल गए, इसलिए वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। तो कौन वर्ब और व्हाट यानी क्या, कौन वर्ब और क्या लगाना है और आंसर ढूंढने हैं, अगर दोनों के आंसर मिलेंगे तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिलेंगे तो इंट्रांजिटिव, ठीक है। दोस्तों क्लियर ये बात, इसे हम एक्सरसाइज में करेंगे, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि हु वर्ब एंड व्हाट लगाना है, बस वर्ब बीच में रख दीजिए जो सेंटेंस में आ रही है, और हु और व्हाट का आंसर ढूंढिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आ जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो सेम ही रहेंगे दोनों केसेस में, क्लियर। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन तरह की होती हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। दोस्तों ये दरअसल जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोस्तों लगभग नाउन का कार्य करती है, यानी एक प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, क्योंकि स्टडी क्या है, स्टडी एक नाउन भी है और स्टडी एक वर्ब भी है ना। तो जो नाउन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, एक तरह से नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे ये वाले सेंटेंस में था, जैसा हमारे ये सेंटेंस में था, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह स्टडी
करना चाहता है ना। तो ये जो टू स्टडी आया ये यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव्स में हमेशा टू प्लस स्टडी आएंगे, आई मीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी दिखे तो वहां पे, और वो दोनों का कार्य कर रही हो, यानी नाउन भी है और वर्ब के भी गुण है उसमें, तो वो हमारी होगी इन्फिनेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेरेंट्स। दोस्तों जेरेंट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ठीक है, और ये एक प्रकार की वर्ब है जिसमें नाउन के गुण हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव्स हैं एक प्रकार के नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण हैं, और जेरेंट्स एक प्रकार की वर्ब है जिसमें नाउन के भी गुण हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ये स्विमिंग वर्ड आया है ये कैसा है, ये है जेरेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है एंड ये नाउन की तरह भी बिहेव कर रहा है ना। तो इसलिए ये ऐसी वर्ब है जो नाउन की तरह बिहेव करती है, यानी नाउन के भी गुण हैं उसमें, क्लियर। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गई, एक जेरेंट हो गई, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दोस्तों वो शब्द हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो पार्टिसिपल है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू ऑफिस, यानी ये सोचने के बाद कि अब सब कुछ सही होगा, ठीक है, वो ऑफिस चला गया, क्लियर। तो जो दोस्तों यहाँ पे थिंकिंग वर्ड आया है, ठीक है, ये है पार्टिसिपल, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। दोस्तों इन फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम थोड़ा और डीप में आगे करेंगे, अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखिए कि ये एज अ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट दोस्तों लिंकिंग वर्ब, ये एक अलग तरह की वर्ब है। बेसिकली लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट को किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को बाकी पार्ट से जोड़ती है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट को जो बाकी पार्ट है सेंटेंस का उससे जोड़ेगी। तो ये लिंकिंग वर्ब ज़्यादातर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब रहती हैं जो कि बी की फॉर्म में है, जैसे इज, ठीक है, इज, आर, एम हो गई, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है, शैल बी, ठीक है, विल बी, ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये दोस्तों ये वर्ब्स क्या हैं, ये लिंकिंग वर्ब हैं, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को बाकी पार्ट से जोड़ती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे जोड़ती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा शी आ गर्ल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इज लिख दूं तो इज ने इस सब्जेक्ट को जो कि एक प्रोनाउन है इसने इन दोनों वर्ड से इन दोनों शब्दों से जोड़ दिया, तो इज क्या हो गई, एक ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही ये और एज अ मेन वर्ब भी काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये लिंकिंग वर्ब भी है क्योंकि ये सब्जेक्ट को बाकी पार्ट से जोड़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये इज यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आ रही है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर रही, ये सिर्फ मेन वर्ब आ रही है यहाँ पे, है ना, मेन वर्ब जो कि एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, क्लियर दोस्तों। तो ये जो जितनी वर्ब्स लिखी हैं मैंने यही सब लिंकिंग वर्ब्स हैं, यही सब्जेक्ट को बाकी पार्ट्स बाकी जो पार्ट बचा सब्जेक्ट है उससे जोड़ती है, क्लियर दोस्तों लिंकिंग वर्ब भी। चलिए
अब जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं हमारे जो वर्ब से रिलेटेड आते हैं, ताकि हमारे वर्ब के कंसेप्ट पे भी अच्छी कमांड हो जाए। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको बताना है वो किस तरह की पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है ना। द क्वेश्चन, द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश, तो डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया कैश के साथ, है ना। बर्गलर जो चोर था वो डिसअपियर्ड हो गया कैश के साथ, तो कैश के साथ डिसअपियर्ड गायब हो गया, तो यानी ये तो एक वर्ब है। अब आपको ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। अब आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो है जो हेल्प करें हमें बताने में, है ना। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब से ही रिलेटेड लिंकिंग वर्ब होती हैं, वो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इनमें से भी नहीं है, तो यानी ये लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। अब बचा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताने का रूल क्या था, हु, वर्ब एंड व्हाट। ठीक है, तो हु वर्ब क्या है इसमें, डिसअपियर्ड, पियर्ड, व्हाट। चलिए आंसर ढूंढते हैं इसका। हु, कौन डिसअपियर्ड हो गया, बर्गलर, ठीक है, ये मिल गया आंसर। डिसअपियर्ड क्या हुआ, कौन, बर्गलर डिसअपियर्ड हो गया क्या, क्या के आगे कोई आंसर मिल ही नहीं रहा, है ना, तो इसलिए ये क्या सी वर्ब हो गई, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर दोस्तों, क्योंकि क्या का वैल्यू, क्या का आंसर नहीं मिला, डिसअपियर्ड क्या, कुछ नहीं मिला, है ना, तो ये क्या हो गई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें भी बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही स्लेप्ट, अगेन देखते हैं, ऑक्सिलरी नहीं है, लिंकिंग भी नहीं है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में देखते हैं। हु स्लेप्ट व्हाट, कौन सोया, ही, ठीक है। सोया क्या, कुछ भी नहीं, क्या है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है अगेन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें अगेन बताना है हमें। शी वेंट टू गुजरात, शी वेंट यानी ऑक्सिलरी और लिंकिंग तो है नहीं, क्योंकि इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी नहीं आ रहे इसमें। अगेन देखते हैं, हु वेंट व्हाट, कौन गया, शी, ठीक है। गया क्या, क्या गया, आंसर नहीं मिला, है ना, गया क्या में आंसर नहीं मिला, तो ये क्या है, अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन हमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसमें। वी फाउंड अ मैन, तो देखते हैं, फाउंड है तो लिंकिंग भी नहीं है, ऑक्सिलरी भी नहीं है, तो अगेन लगाते हैं अपना रूल, हु फाउंड व्हाट, किस, कौन मिला, फाउंड यानी किसको, सॉरी यहाँ पे किसको की फॉर्म आएगी इसमें, ठीक है, कौन किसको मिला, हमें, तो वील आ गया आंसर। मिला क्या, आ मैन, एक आदमी मिला, है ना, वी फाउंड अ मैन, एक आदमी मिला, तो ये तो वर्ब कैसी हो गई, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या का भी आंसर मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अब अगेन इसमें से बताइए क्या है, आप फ्लाइंग बताना है, ऑक्सिलरी और लिंकिंग तो है ही नहीं, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बचिए। अगेन लगाते हैं, हु फ्लाइंग व्हाट, ठीक है, हु कौन, बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है, मिल गया आंसर। फ्लाइंग उड़ रही हैं, क्या, क्या उड़ रही हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, क्या, आंसर नहीं मिला, है ना, तो यहां पे आंसर नहीं मिला, तो कैसी वर्ब है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर दोस्तों, अगेन देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमें बताना है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी तो है ही नहीं,
ठीक है, अब बचा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। पुलिस कैच द थीफ, हु कैच व्हाट, कौन पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा। ठीक है, तो पुलिस कैच व्हाट, क्या पकड़ा, चोर, यानी द थीफ, आंसर मिल गया। तो ये कैसी वर्ब हुई, ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई ए मॉडल विच एक्सप्रेसेस एबिलिटी। अब आप जानते हैं एबिलिटी कौन दर्शाता था, हमने जब मॉडल्स पढ़े थे में, नहीं ये तो पॉसिबिलिटी है, तो संभावना दर्शाता था। विल ये सिंपल फ्यूचर दर्शाता है। मस्ट ये कंपल्शन दर्शाता है कि आपको चाहिए ये वो करना, है ना। कैन हाँ सकता है, सकता ही तो बताता था मैं, एबिलिटी कैपेसिटी किसी की, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ देम डैश स्पीक 3 लैंग्वेज, बोल सकते हैं 3 लैंग्वेज। तो कैन इज द राइट मॉडल टू यूज हियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वी मस्ट कम बैक बाय 6, हमें 6 बजे से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मस्ट यूज हुआ है अब सेंटेंस में, वो क्या दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी संभावना दर्शा रहा है, नहीं। ये तो हमने बताया कि हमें आ जाना चाहिए, एक तरह का ये हमने रूल बना दिया है ना। एडवाइस सलाह दे रहे हैं हम किसी को, नहीं। डिजायर इच्छा बता रहा है, किसी की इच्छा बता रहा है, नहीं। नेसेसिटी यानी जरूरत बता रहा है कि हमें 6 बजे से पहले आ जाना चाहिए, है ना। तो नेसेसिटी इज द राइट वर्ड टू चूज है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल, अगेन मॉडल यूज करना है। ही इज इल, वह बीमार है। ही डैश सी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। यही आएगा वर्ड कि उसे डॉक्टर की, वह बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अभी देखते हैं कि क्या है। ही कैन सी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर को दिखा सकता है, नहीं। ही वुड की भी सेंस नहीं बन रही। ही कुड की सेंस भी नहीं बन रही, क्योंकि कैन का ही पास्ट पार्ट कुड है। मस्ट, क्योंकि वो बीमार है, उसे जरूर ही दिखाना चाहिए डॉक्टर को, तभी तो वो ठीक होगा। तो इसलिए मस्ट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज, करेक्ट मॉडल टू यूज हियर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम यह बॉक्स उठा सकते हो। व्हाट डज द कैन, कैन क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे अब सेंटेंस में, ये एक तरह से इसकी क्षमता दर्शा रहा है ना, कि क्या क्षमता है। देखते हैं क्षमता क्या है। कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी एंड स्किल। अब आप देखिए कैपेसिटी मतलब भी क्षमता ही होती है, लेकिन कैपेसिटी क्या कब आएगी, जैसे मान लो कोई बाल्टी है, उसमें मैंने 5 लीटर दूध भर सकता हूँ या पानी भर सकता हूँ, तो उस बाल्टी की कैपेसिटी क्षमता क्या होगी, 5 लीटर। तो वहाँ पे कैपेसिटी वर्ड यूज करूँगा। लेकिन जहाँ पे मुझे ताकत आजमानी है, जैसे मान लीजिए मैं 10 किलो उठा सकता हूँ एक हाथ से, तो वो 10 किलो मेरी क्या होगी, एबिलिटी। तो यहाँ पे उठाने की बात चल रही है, यानी पर्सन, ह्यूमन की बात चल रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही वर्ड क्या है कैन का, एबिलिटी। क्योंकि अगर आप इन चारों सेंटेंस को चारों वर्ड्स को देखोगे तो सभी की लगभग क्षमता ही है आंसर, है ना। ये भी क्षमता दर्शा रहा है, ये भी क्षमता दर्शा रहा है। एबिलिटी माने भी क्षमता होता है, और स्किल तो एक अलग वर्ड हो गया, है ना। कॉम्पिटेंस मीन्स भी क्षमता ही होता है, लेकिन कैपेसिटी क्षमता उन चीज़ों की दिखा रहा है जो किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी इंसानों की दर्शाता है कि कितनी ताकत है उनमें, कि वो उठा सकते हैं किसी चीज़ को या नहीं। और यहाँ पे उठाने की बात चल रही है, तो कोई इंसान ही उठाएगा ना। ठीक है, तो ये उसकी एबिलिटी है। ठीक है, तो एबिलिटी यूज होता है वर्ड ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कैन जो यूज हुआ है वो एबिलिटी दर्शा रहा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह वोकैब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बुली। अब इसको हमने तोड़ लिया, मान लो वाई हटा दिया, बुल, यानी आपके सामने सांड आ जाए, बुल वाले सांड होता है, आपके सामने सांड आ जाए तो आप क्या करोगे, आप डर जाओगे, है ना। तो बुली मतलब हो गया फ्राइटेन समथिंग, समवन, यानी किसी को बुरी तरह डरा देना। ठीक है, किसी को डराना। बंक, अब आप बंक तो जानते ही हैं कि लोग मारते ही हैं, स्कूल से बंक मार दिया, ट्यूशन से बंक मार दिया, यानी बिना बताए वहां से तुम भाग गए, है ना। तो बंक क्या हो गया, लीव विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति के चले जाना।
ठीक है। बुचर, बुचर होता है दोस्तों किसी को मारना, है ना, क्योंकि बुचर होते हैं कसाई टाइप के लोग, है ना, तो बुचर हो गया टू किल समवन, हत्या करना, ठीक है। नेक्स्ट है कैबल। अब कैबल को हम दोस्तों लगभग रिलेट कर लेते हैं कबीले वालों से। जो कबीले वाले हैं वो कैसे किसी चीज को करते हैं हैंडल, वो कबीले वाले आपने देखा होगा, जो भी ट्राइब्स हैं कबीले वाले हैं वो ग्रुप में रहते हैं, है ना, झुंड में रहते हैं और एक प्लान करके तब शिकार करते हैं, ठीक है। तो कैबल मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, यानी षड्यंत्र करने वालों का समूह, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कैबल, ठीक है। कैशे दोस्तों, कैशे होता है छुपाने का स्थान, ठीक है, तो हाइडिंग प्लेस कैशे, ठीक है, कैशे। इसको हम आप ऐसे कर सकते हो कि कैशे है तो इसको कैश बोल दीजिए। अब भाई आपके पास बहुत सारा कैश है तो आप उसे छुपाने की जगह तो ढूंढेंगे ना, क्योंकि क्या करेंगे इतने कैश का, अगर लीगल है तो बैंक में डाल सकते हैं, अगर इलीगल है तो छुपाना ही पड़ेगा तो इसलिए कैशे मीन्स छुपाने का स्थान, यानी हाइडिंग प्लेस, छिपाने का स्थान, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैकोफोनी, अब फोन पे कोई क्या कर रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया 2 वर्ड में, कैको और फोनी। तो फोनी को हमने फोन बोल दिया, क्या कहाँ कर रहा है, यानी कौवे की तरह, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यानी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना, तो शोरगुल। तो कैकोफोनी मीन्स शोरगुल, यानी हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, कि बहुत तेकड़ा मिक्सचर है बहुत सारी अलग अलग आवाजों का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैडवेयर। इसको दोस्तों हम तोड़ लेते हैं कैड और वीर, यानी बहुत कैड़ा, यानी बहुत तकड़ा लड़ा वो, और वीर हो मतलब वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी मर गया। तो मर गया तो मतलब क्या बचा, उसका शव ही तो बचेगा, तो कैडावेयर मीन्स हो जाएगा क्या, शव, ठीक है, अ डेड ह्यूमन बॉडी, क्लियर। का हूट्स, इसको भी तोड़ लेते हैं हम, का और हूट्स। अब भाई कबीले वाले हूट यानी हु करके बुलाते हैं ना, जो प्लान करे रखते हैं, वो उनके कुछ सीक्रेट्स मैसेज होते हैं जो हु करके बोलते हैं, है ना, तो काहूट्स मतलब हो जाएगा उनके प्लान जो थे कबीले वालों के। कैबल का मीन्स क्या था, षड्यंत्र करने वालों का समूह, और वे हु करके एक दूसरे को इशारा करेंगे, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, षड्यंत्र का। तो ऐसे काहूट्स मतलब क्या हो जाएगा, षड्यंत्र, ठीक है, यानी एक्टिंग टुगेदर फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस, यानी बहुत बुरे विचार रखना किसी के बारे में और उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, तो इसलिए षड्यंत्र इज द मीनिंग ऑफ काहूट्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैलेमिटी, अब दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं काम से और मिट्टी से। काल्म, काल्म होता है दोस्तों शांत, कि आप शांत बैठ एकदम आराम से सोच रहे हैं और कोई उस पर मिट्टी डाल दिया, यानी आपको कुछ ऐसी परेशानी दे गया कि आप परेशानी में आ गए, यानी संकट में आ गए, तो कैलेमिटी क्या हो जाएगा, डिजास्टर, यानी संकट, ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। कैलिबर, आपने सुना होगा कि वह बहुत कैलिबर है, या बाइक भी आई थी कैलिबर, है ना, तो कैलिबर मीन्स क्या होता है, क्षमता, ठीक है, एबिलिटी, क्षमता, ठीक है, तो कैलिबर मीन्स क्या हो जाएगा, क्षमता, क्योंकि बाइक का नाम भी यही था कि भाई जो उसकी क्षमता अच्छी है, कि उसका एवरेज अच्छा है, ठीक है। कैलीग्राफी, अब दोस्तों कोई भी चीज के पीछे ग्राफी लग जाए तो मतलब वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड है ना, और कैली यानी कुछ लिख रहे हो तुम, ठीक है, तो लिखना क्या हो जाएगा, कैलीग्राफी मीन्स हो जाएगा आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, ठीक है, जैसे कोई बिल्कुल कर्सिव वे में लिखता है राइटिंग, ज्यादातर जापान साइड पे कैलीग्राफी ज्यादा फेमस है, ओके। तो कैलीग्राफी क्या होगा, सुंदर लेखन कला, यानी एक तरह की कला है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लिखा जाता है, यानी कर्सिव वे में या उनके अलग जो सिंबल्स होते हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट चलिए कालस, ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं 2 पार्ट में, कॉल और अस, कि भाई वो इतना बुरा है कि वो हमेशा बुलाता है और बस मार देता है, ठीक है, तो यानी कालस मीन्स होता है क्रूअल और निर्दयी, ठीक। नेक्स्ट चलिए कैलो, कैलो होता है दोस्तों अनुभवी, इसको भी हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, कि भाई जो उसका कुछ भी चीज़ है वो लो है, यानी किसी को चीज़ को कोई भी वो करता है काम, ठीक है, तुमने उसको कॉल किया यानी बुलाया, लेकिन बुला के जो काम दिया वो उसमें लो था, यानी उसे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, तो यानी हर चीज़ में जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो तो वो हर चीज़ में लो ही रहेगा, नीचे ही रहेगा,
तो इसलिए कैलो का मीन्स क्या हो जाएगा, वन विथ लिटिल एक्सपीरियंस, यानी अनुभवहीन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। कैनवास, अब आपने देखा होगा कि जो ये इलेक्शन जब आते हैं तो जगह जगह लोग कैनवास शुरू कर देते हैं, यानी कि घर घर जा करके वोट मांगना। तो कैनवास हो जाएगा सीक वोट, यानी घर घूम घूम कर वोट मांगना। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। कैपिटलाइज, अब दोस्तों आपने सुना होगा कि जब भी कोई नया बिजनेस सेटअप करना हो किसी को, तो वो पूछता है भाई कैपिटल कहाँ से इकट्ठा हो पाएगी। तो कैपिटल का मीन्स है पैसा, यानी जमा पूंजी इकट्ठा करना। तो कैपिटलाइज का मतलब है सप्लाई मनी टू अ बिजनेस। जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ कैपिटल लगेगा, है ना। कैपिटल आपका पूंजी रिलेटेड यानी मनी रिलेटेड है। ठीक है, तो कैपिटलाइज हो जाएगा पूंजी उपलब्ध कराना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। कैपिटुलेट, अब देखिए कैपिटल जमा कराने में आप लेट हो गए, है ना। इसको आप तोड़ लीजिए कैपिटल और लेट, कि कैपिटल जो हमें मनी चाहिए थी बिजनेस के लिए उसको कराने में जमा आप लेट हो गए। जब आप लेट हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कुछ बचेगा ही नहीं आगे करने के लिए। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, यानी उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कैपिटुलेट मतलब हो जाएगा सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण करना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। कैप्रीशियस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैप, इसको कैप में तोड़ दीजिए, कि जो कैप लगाते हैं आपने देखा होगा फिल्मों में, जो थोड़े विलन होते थे वो कैप वैप पहनते थे। किसी ने गोल टोपी लगाई, किसी ने उल्टी कैप लगाई है ना। और कैप लगा के कोई उल्टी सीधी रिशियस यानी रेडिकुलस वाली कुछ हरकतें करे तो वो क्या होगा, वो बेसिकली क्या होगा, एक तरह से वो सनकी होगा ना, जो दूसरों को परेशान करेगा बिना बात के, है ना। तो कैप्रीशियस मीन्स क्या हो जाएगा, फिकल माइंडेड यानी सनकी व्यक्ति। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कारकास। अब इसको भी तोड़ लीजिए, कार और एस में। भाई कार है और एज होता है गधा। भाई कार के आगे गधा आ गया तो क्या होगा, कार उसे टक्कर मार के मार जाएगी। तो जब वो गधा मर जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी डेड बॉडी यानी किसी एनिमल की डेड बॉडी क्या होती है, कैरकास। तो डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल यानी मृत शरीर किसी जानवर का। ठीक है। और जो ये था क्या कहते हैं, ये कैडवर वो इंसान का मृत शरीर था, और कैरकास किसी जानवर, किसी बड़े जानवर का मृत शरीर। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस याद रखना कि कार के आगे ऐसा आ गया तो वो मर गया, यानी कोई जानवर मरेगा। ठीक है, तो कैरकास हो गया किसी जानवर का मृत शरीर। और कैडवेयर वेयर यानी कैडा लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी किसी इंसान का शरीर। ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कार्डिनल। दोस्तों इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, कार्डी एंड नल। दोस्तों कार्डियो होता है हार्ट, है ना, कार्डियो होता है हार्ट। कार्डी मतलब हार्ट के संदर्भ में ही होता है। ठीक है, तो जो कार्डी है यानी जो हार्ट है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कार्डिनल मीन्स क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा प्रमुख। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। काररीन, अब भाई कार है उसको तुमने इतनी तेज भगाया वो निकलती जा रही है ना। काररीन मतलब निकलती जा रही है। ठीक है, अब कार कैसे निकलेगी, अब मान लीजिए कोई रोड है उसमें कहीं यहाँ कार है चल रही है, कहीं यहाँ कार चल रही है, कहीं यहाँ, तो वो कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, और ऐसे निकलती चली जाएगी, है ना। तो काररीन का मतलब हो जाएगा तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना। जैसे यहाँ पे ये कार, जैसे मान लो ये कार बहुत तेजी से जा रही है, कभी पहले बाएं निकलेगी, इससे आगे फिर दाएं हो जाएगी, फिर बाएं अगेन हो जाएगी और फिर निकल जाएगी, मतलब ऐसे बाएं दाएं होते हुए ही जाएगी पूरी तेजी से। ठीक है, तो कैरीन मतलब है तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना, यानी स्वे फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, बहुत तेजी से निकलना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वर्ब के। दोस्तों ज़्यादातर एरर्स जो हैं वो उसी से ही बनती हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से समझना, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। टिल दैट थैंक यू।